न्यू ऑर्लिन्स का वह घना और रहस्यमयी जंगल मीलों तक अपनी बाहें पसारे खामोशी से खड़ा था। या शायद नहीं, खामोश कहां, वह तो शोर था, पेड़ों के पत्तों का हवा में सरसराने का शोर, अजीब अजीब से कीट पतंगों, जानवरों और पक्षियों की आवाजों का शोर। लेकिन इसके बावजूद जंगल का सन्नाटा किसी भी इंसान का खून जमा देने के लिए काफी था। लेकिन एक मिनट, इस सन्नाटे को दो जोड़ी कदमों की आवाजें भंग कर रही थी। जंगल की जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों की चादर को दो जोड़ी कदम बेरुखी से रौंदते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। इतना आसान नहीं था इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में आना और बेतरतीब बढ़े हुए जंगली झाड़ियों को रास्ते से हटाकर घने होते जंगल में आगे बढ़ते जाना। यहाँ तो दिन में भी लोग आने से घबराते थे, तो फिर ये दोनों कौन हैं? कौन है ये लोग जो बेखौफ इस रहस्यमयी और खतरनाक जंगल में घुसे ही चले जा रहे थे? आह, क्या हुआ जोश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस ये जंगली झाड़ियां। चाकू निकाल ले टाइलर, बहुत काटे हैं यार। उफ, शर्ट की बाह फाड़कर अंदर तक चीर गए। ज्यादा लगी है क्या? मेडिसिन दूं? नहीं यार, आई एम ओके, डोंट पैनिक। जॉश ने दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में निचले होठ को दांतों में दबा लिया था। जॉश, तुझे पक्का यकीन है ना कि यस टाइलर, आई एम डेड श्योर। पूरे 3 साल का सर्च किया यार, उसका रिजल्ट फेल तो हो ही नहीं सकता, हरगिज नहीं। जोश ने टाइलर की बात को बीच में ही काट दिया था। काफी उत्तेजित नजर आ रहा था वो। ये लॉकडाउन का टेंशन नहीं होता तो चुप चुपाकर थोड़े ना आना पड़ता। एक बार वो मिल जाए जो मुझे चाहिए, बस फिर तो दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी, देखना तू। वो तो ठीक है जॉश, लेकिन जॉश हम ठीक तो कर रहे हैं ना? मतलब पता नहीं यार, पर दिल बुरी तरह से धड़क रहा है। ऊपर से खतरनाक जंगल, पता नहीं उसके मिलने के पहले ही कहीं किसी जंगली जानवर का डिनर ना बन जाए हम। आगे बढ़ता हुआ टाइलर आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। टॉर्च की पतली रोशनी की रेखा उस जंगल के भयावह अंधेरे पर बस उतना ही असर डाल पा रही थी जितना चांद की रोशनी का असर ठंड की रात में पानी से भीगते किसी शख्स पर होता होगा। इधर जंगल की जमीन पर टाइलर और जॉश बस बढ़े ही चले जा रहे थे। उधर आसमानों में बादलों के पीछे छुपा पूरा चांद धरती से आंख मिचौली खेलने में व्यस्त था और चांद के इस खेल के चक्कर में धरती उसकी रोशनी को तरस रही थी, तड़प रही थी। घना जंगल रात के अंधेरे में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वो करीब 6.5 फीट का तो होगा ही, कसरती बदन और सांवला रंग, उस पर कंधे तक आते उसके रेशमी बाल। ऐसा लग रहा था साक्षात कामदेव ही धरती पर आ गए हैं। लेकिन इस वक्त यह कामदेव किसी बहुत बड़ी परेशानी में था। वह बार बार दाएं हाथ की मुट्ठी बाएं हाथ में मारता हुआ लगातार चहलकदमी कर रहा था। उसके सांवले मुखड़े पर गहरी चिंता थी और छोटी छोटी मगर चमकदार आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ी हुई थी, जिससे कि वो और भी छोटी लग रही थी। दरअसल इस वक्त वो कामदेव रूप शख्स जहां चहलकदमी कर रहा था वो कोई गार्डन नहीं बल्कि जेल का एक छोटा सा कमरा था। वह बार बार शहर के शेरिफ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका इसी वक्त यहां से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। शेरिफ, आप समझते क्यों नहीं? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है सर, प्लीज लेट मी गो, अदरवाइज। उसने बेचारगी से शेरिफ की तरफ देखा। अदरवाइज क्या मिस्टर नील? शेरिफ ने दोनों हाथों को अपने सीने के ठीक नीचे पेट पर मोड़कर बांध लिया था। उसकी आवाज की तलखी साफ महसूस की जा सकती थी। सर मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। वो कामदेव रूप शख्स जिसका नाम अभी अभी हमें पता चला है, उसने दोबारा मिन्नत की थी और इस बार तो उसने उस शेरिफ के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नहीं मिस्टर नील, मैं आपको हरगिज भी नहीं जाने दे सकता, कम से कम आज रात तो नहीं। आपने लॉकडाउन के नियम तोड़े हैं, कल सुबह बेल की रकम देकर ही आप जा सकेंगे। अब आराम कीजिए। टॉम, मिस्टर नील का ख्याल रखना और इन्हें इनके शाही कमरे में पहुंचा देना।
शेरिफ ने अपने जूनियर को आदेश दिया और अपनी कुर्सी से उठकर पुलिस स्टेशन में ही पीछे बने एक कमरे में चला गया। शायद उसे नींद आ रही थी। शेरिफ प्लीज। नील की अनुनय विनय का उस शेरिफ पर कोई असर नहीं हुआ था। नील बेचैनी से पुलिस स्टेशन की खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। चांद अभी भी बादलों में छुपा हुआ था। उसकी बेचैनी पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही थी। लिसन मिस्टर टॉम, मुझे जाने दो प्लीज। इस बार उसने टॉम से कहा जो उसे सेल में बंद कर रहा था। टॉम ने उसे ऐसे घूर के देखा जैसे अब एक लास्ट बकवास और वो उसे कच्चा चबा जाएगा। नील की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और यही वो पल था जब चांद बादलों से बाहर झांका। नील और ज्यादा बेचैन हो गया। उसके सांवले चेहरे पर चिंता के बादल छा गए थे। उफ, अब क्या करूं मैं? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। चांद वापस बादलों में छुप गया था। वो 19 साल का ऊंचे कद वाला खूबसूरत युवक था। बेचैनी से बार बार कभी आसमान की तरफ तो कभी उस दीवार पर टंगी बड़ी सी एंटिक वॉल क्लॉक को देख रहा था। नील अब तक नहीं आया। बादल हटते ही चांद निकल आएगा और फिर कैसे? मैं अकेले पर अब तक नहीं आया। वो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, वक्त नहीं है सोचने का अब। वह अपने आप में ही बातें करता कमरे से निकलकर एक तरफ को चल दिया था। इस वक्त वह अपने ही घर के बेसमेंट में खड़ा था। बड़ी तेजी से वह कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था। एक लोहे की मजबूत चेन और बड़ा सा ताला। उसने एक ताला लिया और बेसमेंट के दरवाजे को अपनी तरफ से लॉक कर लिया और फिर वह बेसमेंट के खंबे में चेन बांधने लगा। और ये क्या? वह तो उस चेन से खुद को बांध रहा है। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, अब ठीक है, ये सही है। उसने चेन को जोर जोर से खींचकर उसके बंधन मजबूती चेक की और अब वह काफी हद तक आश्वस्त नजर आ रहा था। जॉश, हम काफी अंदर आ गए हैं और कितनी दूर जाना है? टाइलर अपनी हथेलियों से घुटनों को पकड़े आगे की तरफ झुककर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। वो देख, वो जगह। जॉश ने अपनी टॉर्च की रोशनी जंगल के उस तरफ फेंकी जिधर कोई छोटा सा टूटा फूटा खंडहर नजर आ रहा था। अंधेरे में भी उसकी आंखों में उभरी चमक को महसूस किया जा सकता था। चांद के चेहरे से बादल खुद को समेटने लगा था। अब खुलकर वह पूरा चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। और फिर यही वह पल था जब उस बड़े से पुराने घर के बेसमेंट में कुछ अजीब, बहुत अजीब होने लगा था। पुलिस स्टेशन के झरोखे से आती चांद की पतली सी रोशनी ने नील की चिंता बढ़ा दी थी। जैसे ही चांद खुलकर आसमान में दिखा, बेसमेंट में लोहे की चेन से जकड़ा लड़का बुरी तरह से तड़पने लगा था। उसका पूरा बदन पसीने से नहाने लगा था। शरीर का हर एक अंग अजीब तरह से ऐंठ रहा था। उसके गले से घुटी घुटी चीख निकल रही थी और जो बेसमेंट की दीवारों से सर पटक कर वहीं ढेर होती जा रही थी। ये क्या? उस लड़के की आंखों का हल्का नीला रंग भूरा पीला सा हो गया था। मुंह से लगातार लार बहने लगी थी उसके। हड्डियों के कड़कने की आवाज उस बेसमेंट में गूंजने लगी थी। वह तड़प रहा था, चीख रहा था, ऐसे जैसे बहुत ज्यादा दर्द में हो। दर्द की इंतहा से गुजर रहा था वो खूबसूरत सा नीली आंखों वाला लड़का। उसकी चीख अब गुर्राहट में बदल चुकी थी और फिर धीरे धीरे उसके बदन के कपड़े अपने आप फटने लगे थे, ठीक उसके स्किन की तरह। वह जोर लगा रहा था अपने ही बनाए बंधन से निकलने के लिए। इस वक्त उसके बदन में दौड़ रही उसकी असीमित ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि लोहे की वह मजबूत जंजीर एक झटके में टूट चुकी थी। उसने अपना एक हाथ आजाद कर लिया था और अब वह बुरी तरह से तड़पने लगा था। नहीं, मुझे निकलना ही होगा, वरना पता नहीं क्या गजब हो जाए। मुझे जेल तोड़ के भागना होगा। हाँ, मुझे भागना ही होगा यहां से। नील के इरादे ठीक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। जेल तोड़ के भागने वालों का इरादा तो वैसे ही समझ आता है। हेलो मिस्टर टॉम, पानी मिलेगा थोड़ा? प्लीज, गला सूख रहा है मेरा। हाँ, 1 मिनट। काफी पुराना तरीका है कैद से भागने का, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार काम कर जाता है। टॉम पानी का जग थामे उसके इरादों से अनजान सेल की तरफ पड़ा
उसने पानी का जग नील की तरफ बढ़ाया और अचानक ही नील ने उसकी कलाई पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। टॉम अभी कुछ भी समझ नहीं पाया था कि उसका सर जोर से सेल की रॉड पर टकराया और उसके दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। नील ने उसके पॉकेट से बाहर लटकते चाबियों के गुच्छे को हाथ बढ़ा के निकाल लिया और जल्दी जल्दी सेल के ताले में डालने लगा। तीसरी कोशिश उसकी सफल हुई और सेल खोलकर वह तेजी से बाहर की ओर भागा। शारिफ शायद घोड़े बेचकर सो रहा था, वरना इतनी उठापटक में तो मुर्दा जाग जाए। खैर, जब वह नींद से जागेगा तो उसे सरप्राइज मिलने वाला था। नील शॉर्टकट लेता छुपता छुपाता तेजी से एक तरफ भागा जा रहा था। लॉकडाउन के कारण पेट्रोलिंग टीम एक्शन में आई हुई थी। मेन रोड से जाना उसे फिर से किसी मुसीबत में डाल सकता था। फिलहाल उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। वह पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। अभी वह अपने घर के पास पहुंचा ही था कि घर के पीछे से तेजी से कुछ दौड़ता हुआ घने जंगलों में गुम हो गया। ओह नो, मुझे देर हो गई, नील ने खुद से कहा और गजब की रफ्तार से घर के बेसमेंट में पहुंचा। टूटा हुआ लोहे का चेन, चारों तरफ बिखरे कपड़े वहां घटी घटना की गवाही दे रहे थे। नील ने लॉकर से अपनी बंदूक निकाली और वह उस तरफ भागा जिस तरफ वह कुछ भागा था। जॉश और टाइलर उस खंडहर के अंदर खड़े अचरज से चारों तरफ देख रहे थे। हर तरफ सूखे पत्तों और झाड़ियों का ढेर लगा था। खैर, अचरज ये नहीं था, ये तो नॉर्मल बात थी। आश्चर्य का झटका तो खंडहर की जमीन पर पड़े जले हुए मोमबत्ती के टुकड़ों को देखकर लगा था उन्हें। देखा, मैंने कहा था ना, कहा था कि वो होते हैं। हाँ, वो यहां था। आज पूरे चांद की रात है टाइलर, वो आज भी आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। जॉश उन्माद में कहे चला जा रहा था। उसकी आंखों में 100 वॉट के बल्ब जैसी रोशनी थी और टाइलर अवाक सा कभी जॉश को तो कभी जमीन पर पड़े उन मोमबत्ती के टुकड़ों को देख रहा था। अचानक जॉश पागलों जैसे इधर उधर कुछ ढूंढने लगा और अचानक एक जगह पहुंचकर खुशी से उछलने लगा। वह, टाइलर, मुझे मिल गया। देख देख, यहाँ एक चोर दरवाजा है, देख। लोहे की कुंडी को पकड़े जॉश जोर जोर से चिल्ला रहा था। दोनों के मुंह आश्चर्य से खुले पड़े थे, आंखें जैसे फट पड़ने को तैयार थी। वो एक सेलर जैसा था। पुराने जमाने के लोग शायद यहीं अपने कैदियों को रखते होंगे। लोहे की मजबूत गेट और गेट पर चांदी की पॉलिश। लोहे की गेट पर चांदी की पॉलिश क्यों? क्योंकि उसे बस चांदी ही रोक सकती है। कमजोरी, वीकनेस। जॉश ने इतरा कर अपने ज्ञान के भंडार से एक छोटा सा ज्ञान टाइलर को नजर किया। टूटी पड़ी सिरिंज और दवाइयों की शीशी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। लोहे के मोटे मोटे चेन एक तरफ रखे थे और दूसरी तरफ कुछ कपड़ों के चीथड़े पड़े थे। ये सब क्या है जॉश? इसका मतलब वो यहां था वो टाइलर। ये फटे हुए कपड़े शायद उसके रूप बदलने के वक्त फटे हो। ये बेहोशी की दवाइयां हैं। इसका मतलब वो खुद को बदलने से रोकने की कोशिश करता है। बेवकूफ, उसे बदलने से तो उसको बनाने वाला भी नहीं रोक सकता, तो वो कैसे? जॉश ने दवाई की एक शीशी उठा ली थी और उसके लेबल को गौर से देख रहा था। वो दोनों अभी इधर उधर बिखरे पड़े सामानों का जायजा ले ही रहे थे कि वो गुर्राहट सुनकर एकदम से उछल पड़े। करीब 7 से 8 फीट का वह भेड़िया अपने बड़े बड़े और पैने दांतों वाले मुंह को खोले लार टपकाता अपनी पीली भूरी आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। ओह शिट, ये तो वही है जॉश, वेयरवुल्फ। डर से थोड़ी देर के लिए जड़ हो गए थे वो। उस विशाल दैत्य को देखकर बदन में बहता खून उनके रगों में ही जम गया था। वो ठीक उन दोनों के सामने खड़ा था और अचानक उस दैत्याकार भेड़िए ने उन दोनों पर छलांग लगा दी। जॉश ने टाइलर को एक तरफ धक्का दिया और दूसरी तरफ खुद कूद गया। भेड़िया सीधे उस सेलर की दीवार से टकराया था। एक पल को वह रुका और अगले ही पल आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ वह पलट कर दोबारा छलांग लगा चुका था। रन टाइलर, रन! जॉश जमीन से उठकर सेलर के दरवाजे की तरफ भागते हुए चीखा। टाइलर उस चांदी की पॉलिश वाले गेट तक पहुंचकर बेतहाशा बाहर की ओर भागा। जॉश अभी गेट तक पहुंचकर उसे बंद करने के लिए पीछे पलटा ही था कि वह भेड़िया उस पर झपट पड़ा। गेट को बंद करते जॉश के हाथों की स्किन को उसके पंजे के नुकीले नाखूनों ने बुरी तरह से चीर दिया था।
डर और दर्द से चीख निकल गई उसकी। भल भल बहता खून जमीन पर गिरने लगा था। ठीक उसी वक्त बंदूक चलने का कर्णभेदी शोर सेलर में गूंज गया। वह दैत्याकार भेड़िया मानव लहरा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने के ठीक उस जगह से खून बहने लगा जहां इंसानी दिल होता है। बुरी तरह से तड़प कर वह भयानक दैत्य, वह वेयरवुल्फ अब शांत हो चुका था। गेट के पास खड़ा नील खाली खाली आंखों से उस भेड़िए को देखे जा रहा था। उसके दाएं हाथ में एक बंदूक थी जिसकी नाल से अभी तक धुआं निकल रहा था। पता नहीं कैसे भाव थे उसकी आंखों में, दर्द, बेबसी या किसी अपने को हमेशा के लिए खो देने का गम, या फिर किसी अपने को उसकी यातनापूर्ण जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त कर देने का संतोष। ओह डेव, आई लव यू बेबी ब्रो। नील ने देर कर दी आज मेरे भाई, आज देर कर दी मैंने, प्लीज फॉरगिव मी। उसने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और घायल पड़े जॉश की तरफ बढ़ गया। तुझे तो चोट लगी है जॉश, कितना खून बह रहा है। टाइलर और जॉश इस वक्त उसी खंडहर के वैसी ही चांदी की पॉलिश वाले गेट के अंदर एक कोने में बैठे थे। नील दूसरे कोने में सर झुकाए गुमसुम सा बैठा था, जैसे उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसने अपने ही हाथों से अभी अभी जला डाली हो। जॉश दर्द से तड़प रहा था और अचानक टाइलर को महसूस हुआ कि उसकी दर्द में डूबी कराह अब पहले जैसी नहीं रही। वो हल्के हल्के गुर्रा रहा था, एकदम धीरे धीरे, और यही वो पल था जब टाइलर के बदन में झुरझुरी सी हुई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जॉश बुरी तरह से तड़पने लगा था। ऐसा लग रहा था उसे कोई बुरी तरह से निचोड़ रहा है। टाइलर, ये मुझे क्या हो रहा है? उसने मुझे घायल किया था। वो टाइलर, रन, जाओ इससे पहले कि मैं वह बन जाऊं। और तुम्हें जाओ, यहां से चले जाओ। जॉश को अपनी बिगड़ती हालत का अंदाजा हो गया था। उसकी आवाज में दर्द के साथ निराशा भी साफ झलक रही थी और इस वक्त वह बुरी तरह से बेचैन था। आखिर 3 साल वह यही तो ढूंढता रहा था। नहीं जॉश, हम इसका उपाय ढूंढ लेंगे। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम यहां से साथ ही जाएंगे। तुझे कुछ नहीं होगा जॉश, कुछ नहीं होगा। टाइलर उसके हाथों से बहते खून को रोकने की कोशिश में लगा था। बेवकूफी मत करो टाइलर, मैं बदल रहा हूं। ये दर्द जैसे मेरे बदन की एक एक हड्डी टूट रही हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा टाइलर। टाइलर, मुझे मार डालो। टाइलर प्लीज, आई बेग यू। प्लीज कुछ करो, तुम मेरे दोस्त को बचा लो प्लीज। जॉश ने नील को लगभग झिझोड़ते हुए कहा था। कुछ नहीं कर सकते हैं टाइलर, या तो इसे मौत दे दो या हर महीने पूरे चांद की रात इसे इसी तरह दर्द से तड़पते हुए मॉन्स्टर बनते देखो, जैसे मैं देखा करता था अपने भाई को। कुछ कर ही सकता तो अपने भाई को ऐसे तड़पने देता मैं। आज अगर मैं टाइम पर पहुंच गया होता तो डेव बच जाता, तुम्हारा जॉश बच जाता। इसे बचाने का बस यही इकलौता तरीका है। मार डालो इसे टाइलर। मेरे बंदूक में अब भी बुलेट्स बची है, बस ये चांदी की बुलेट ही इसे खत्म कर सकती है। नील ने अपनी बंदूक टेलर की तरफ बढ़ा दी। टाइलर प्लीज किल मी टाइलर। टाइलर, तुम्हारे पास बस कुछ ही मिनट है। पहली बार ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। डू इट फास्ट। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा जैसे उसे सांत्वना दे रहा हो। टाइलर ने बंदूक हाथ में ले ली। उसने जॉश की आंखों में देखा। हरी समंदर जैसी खूबसूरत आंखें अपना रंग बदल चुकी थी। उसकी आंखों का रंग भूरा पीला सा हो गया था, किसी भेड़िए की आंखों के रंग जैसा। उसने बंदूक सीधी की और जॉश के दिल का निशाना लिया। उसके जबड़े सख्ती के साथ भींच गए थे। जॉश ने आंखें बंद कर ली थी। वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, जो उससे बस एक उंगली की दूरी भर थी। नहीं होगा ये मुझसे। टाइलर ने बंदूक फेंक दी और जमीन पर बैठकर रोने लगा। जॉश और नील दोनों ने एक गहरी सांस छोड़ी थी। जॉश के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नील ने धीरे से अपने पॉकेट से एक दवा की शीशी निकाली और इंजेक्शन में भरने लगा। उसने जॉश की बाह में इंजेक्शन चुभो दिया और उसके हाथ पैर सेलर में पड़े जंजीरों से बांधने लगा।
उसने टाइलर को बाहर निकलने का इशारा किया। वो दोनों उसे देख रहे थे गेट के दूसरी तरफ से। वो बुरी तरह से तड़प रहा था, चीख रहा था। उसके बदन की बढ़ती बढ़ती ऐंठन बता रही थी कि उसकी एक एक हड्डी बुरी तरह से टूट रही है। हड्डियों का टूटने का शोर जंगल में गूंज रहा था। उसके बदन के कपड़े अब चीथड़ों में जमीन पर पड़े थे। उसकी चीख अब गुर्राहट में बदलने लगी थी। टाइलर की नीली आंखें उसे तड़पता देखकर बरसने लगी। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा टाइलर, ये पूरे चांद की रात हर बार बहुत भारी गुजरेगी इस पर। इस रात वह इंसान नहीं बल्कि खतरनाक वेयरवुल्फ होगा, एक मॉन्स्टर। मैं नहीं रख पाया उसका ख्याल। मुझे डेव के पास होना चाहिए था आज। देर कर दी मैंने और नील का गला रूंध गया था। वह चुपचाप वहां से हट गया। नील इस वक्त वहां खड़ा था जहां वो खतरनाक दैत्याकार भेड़िया धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल रहा था। अब वहां 19 साल का वह खूबसूरत सा लड़का डेव नग्न अवस्था में जमीन पर बेजान पड़ा था। तुझे बचाने का और कोई तरीका नहीं था मेरे भाई। तेरी मौत ही तेरी मुक्ति थी। नील की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे।